बताइए, कोई शीट में डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। है क्या? हाँ, ये बंद हो रहा है ना। टेम्परेचर भी कम कर देना, 21। अच्छा। हाँ नहीं, इससे कम क्या करोगे, इतना ही रहता है लास्ट। थर्मोकेमिस्ट्री का होमवर्क किस किस ने नहीं किया? नहीं किया? S1O1 कुछ भी नहीं किया? भाई इसका होमवर्क मेरे साथ साथ ही लगा लेना, अकेले लगाओगे तो डर जाओगे। हो सकता है तुमसे हो जाए, हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ। ज्यादातर चांसेस यही बनेंगे कंफ्यूज होने के, है ना? ये मैं तुम्हें बार बार बताया जा रहा हूँ, तो आप इस चीज को फॉलो करें। और कोई डाउट तो नहीं है फिर किसी को जिसने लगाया उसमें से? लास्ट क्लास में क्या हुआ था? हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास हुई थी जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी थी ना। अच्छा, ऐसे पूछ रहे हो क्या? थर्मोकेमिस्ट्री में हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब बनाया था। होमवर्क में क्या पूछ रहे हो, ऐसे पूछो यार। S1 में हमने क्वेश्चन दिए थे आई थिंक 13 तक। बहुत जोर से क्या आ गया? तूफान आया है? लो, होमवर्क कोई हो तो बताइए, डाउट हो तो कोई बताओ। शीट में कोई डाउट हो जल्दी बोलिए तुरंत। S1 में तो कोई डाउट नहीं है। कहाँ तक दिए थे, 17 तक? 13 तक ही दिए थे, हाँ 13 तक ही दिए थे। कोई डाउट? S1 में बन गए ना आराम से, है ना? बन जाएंगे। और ओवन में 8 9? ओवन में 8 9। 8 में देखो, अल्कोहल का डिसोसिएशन करा रहे हैं, हाँ इथेनॉल का। और क्या बना रहे हैं यहाँ पर हम, C2H4 और CH3CHO। मोलर रेशियो दे रखा है और आपसे पूछा है कितना डिकम्पोजिशन में एंथैल्पी लगेगा 1 मोल एथेनॉल का। तो अब देखो यहाँ पर आपको मोलर रेशियो दे रखा है जो प्रोडक्ट बने उसका। टोटल मोल ये है कितना इथेनॉल, जो 8:1 स्प्लिट हुआ है वो किसमें से हुआ, इथेनॉल में से। इथेनॉल का मोल टोटल है कितना, 1 मोल। तो आप मान लीजिए ऊपर कितना मोल चला गया, 8x मोल। नीचे कितना चला गया, x चला गया। अब 8x प्लस x कितना हो गया टोटल, 9x। 9x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। x कितना आ गया, 1/9 आ गया। तो ऊपर वाला मोल कितना बन गया, 8/9। नीचे कितना बन गया, 1/9। अब जो एनर्जी आपको दे रखी है ये उसी रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो हम देखेंगे 25 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। तो 8/9 मोल्स के हिसाब से कितना एनर्जी लगेगा, 8/9 इंटू 45 प्लस 1/9 इंटू 63। ठीक है, ये होगा टोटल एंथैल्पी चेंज 1 मोल के हिसाब से, है ना? समझिए। और जो 9 नंबर है, 9 में तो आपको चेक करना है, इसमें कुछ बातें अभी तुम्हें सिखाना बाकी है, जैसे कि जो लिखा हुआ है ये कार्बन डायमंड नहीं, कार्बन प्लस 4H इट गिव्स CH4। तो इसके अंदर आपको ये समझना है ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है या बॉन्ड एंथैल्पी होती है। तो अब इसमें ये कंपेयर कैसे करना है वो सिखा देता हूँ, बाकी थोड़ा सा इस पी वाले पार्ट को भी कर लेंगे, फिर से ट्राई करना। तो इन चारों ऑप्शन में हमें ये चेक करना है कि किसमें एनर्जी का जो चेंज है ना वो किसमें ज्यादा किसमें कम। तो करेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ऊपर रखा है कैल्साइट और आर्गेनाइट। ऑर्गेनाइट इसमें रखा है कैल्साइट फॉर्म जो है मोर स्टेबल है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। अब कैल्साइट, अच्छा वो बोल रहा है कि ये मोर स्टेबल है कंडीशंस पे जब ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखो रिएक्शन कैसी दिख रही है आपको, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी क्या निकल रही है। तो निकलेगी कब, जब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो, कम, रिएक्टेंट की क्या हो, ज्यादा।
अब प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम होगी और इसकी ज्यादा होगी तो स्टेबल एनर्जी के हिसाब से कौन आना चाहिए? CaCO3, मतलब ये प्रोडक्ट है ना, होगा ना। फिर नेक्स्ट दे रखा है कार्बन डायमंड प्लस 2H2 CH4। फिर नेक्स्ट दे रखा है C ऑफ प्लस 4H इक्वल टू CH4, और हीट इज इवॉल्व्ड इन रिएक्शन बी। पहले आपको ये नहीं पता कि दोनों रिएक्शन में कितना हीट लगेगा। देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, कार्बन डायमंड प्लस 2H2 CH4 बना रहा है, तो कार्बन डायमंड प्लस 2H2 CH4 बना रहा है, तो यहाँ पर आप ओवरऑल लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH4 का फॉर्मेशन का एंथैल्पी है ना, माइनस कार्बन डायमंड के फॉर्मेशन का एंथैल्पी। कार्बन डायमंड के फॉर्मेशन का एंथैल्पी 0 नहीं होगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड तो नहीं है, ठीक है ना। फिर नीचे जो आपको दे रखा है C प्लस 4H रिड्यूस CH4, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दे रखा है, ये भी तुम्हें पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो एक बार वो पढ़ लेना, फिर इसको ट्राई करना, ए और बी दोनों ऑप्शन को, आपको ओवरऑल पता लग जाएगा कि नीचे वाले में और ऊपर वाले में एक रिएक्शन ज्यादा हो रही है, कार्बन डायमंड वाली, ठीक है ना। थर्ड वाले में देखोगे आप तो I2 गैस से क्या बन रहा है, I2 सॉलिड। तो ये दोनों कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन। तो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन की बात करोगे तो इसका I2 सॉलिड का हम देखेंगे, हाँ सही बात है। I2 सॉलिड जब बनता है तो उसका I2 किस में होता है, सॉलिड में होता है। अच्छा ठीक है, तो I2 गैस का फॉर्मेशन करा रहा है, तो I2 गैस तक जाने के लिए ये पहले बनेगा किसमें, I2 सॉलिड में बनता है, उसका फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होता है, 0। अब उसको आप सब्लिमेट कर दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो वो बना किसको रहा है, I2 गैस को। I2 गैस का फॉर्मेशन का एंथैल्पी किसके इक्वल हो जाएगा, I2 डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ I2 सॉलिड, समझ रहे हो। जिसको डाउट समझ आ रहा है, जिसको डाउट था ना, तो ये तो करेक्ट दिख रहा है। फिर दे रखा है फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो दे रखी है, तो इसमें डेल्टा एनजी पता कर लो कितना आ रहा है, -1/2, तो वैल्यू क्या होगी, कम, सही बात है ना, समझ गए। ट्रू ट्रू, और फर्स्ट वाला क्या दिख रहा है तुम्हें, फॉल्स, और सेकंड वाला भी क्या होगा, सेकंड वाली में मोर हीट इज इवॉल्व्ड। सेकंड वाला एक बार मैं बता दो फिर ट्राई करना, ठीक है। तो सेकंड वाला भी ट्रू होगा, थोड़ा आपको पता लग जाएगा, डेल्टा H फॉर देखना आप, है ना, एक बार अभी हम कर लिया उसको, फिर इसको वापस ट्राई करना। एक चीज ऊपर वाले में माइनस हो रही, नीचे वाले में वो माइनस नहीं होगी, इसलिए ये सेकंड वाला हीट जो है वो ज्यादा होगा। और कोई डाउट 17 तक नहीं है, बाकी कर लिए ना। और ये 16 हो गया है, हो गया ना, ए से बी से सी, है ना, फिर ए से सी बना दो, चलो ठीक है, हो गया। ये लो, और थर्मोकेमिस्ट्री के सॉल्यूशन मैंने भेज दिए थे, लेकिन वो ऐसे अभी इसलिए भेज दिए मैंने, या डिलीट कर देंगे वापस है। नहीं, मैं उसके वो डाउनलोड नहीं होंगे ना, अगर मैं उसका वो हटा दूंगा, क्या कहते हैं, डेटाबेस में से जा करके, मतलब डिलीट इसलिए कर रहा हूँ कि बोल रहा हूँ मैं कि तुम्हें सॉल्यूशन की हेल्प नहीं लेनी है जब होमवर्क दिया जाए। अगर सॉल्यूशन की हेल्प लोगे तो थर्मोकेमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, किसी की जरूरत नहीं लगेगी, लेकिन सीख कुछ नहीं पाओगे, 0 रह जाओगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करते वक्त पहले खुद ही ट्राई करें, उलझते रहें, परेशान होते रहें, सॉल्यूशन की हेल्प ना लें, ठीक है। तो अभी तो हमारे कुछ बच्चों ने S1 ओवन लगा ली, इसलिए मैंने दे दिया, और फिर बच्चे बोल ही देते बार बार, सर सॉल्यूशन दे दीजिए, सॉल्यूशन दे दीजिए, मैं कहा ठीक है कि नहीं। मैं क्वेश्चन लिखो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्वेश्चन दे भी दिया गया, 12.8 ग्राम वाला, कितना आंसर आया,
है? सही से बताओ ना। -51.2। हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट। देखो थोड़ा रिवाइज कर लो। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने ये सीखा कि ओवरऑल हीट जो कंबशन का दिया जाएगा वो होगा N इंटू डेल्टा यू इक्वल टू, जो लेगा वो होगा हमारे पास कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर माइनस का C इंटू डेल्टा टी। ये जो टर्म है ये टर्म लिखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि ये कंबशन हो रहा है रिएक्शन मिक्सचर का। उस केस में हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो हीट एक्सचेंज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू के, और पर मोल के हिसाब से होगा, और हमारे पास जितने भी मोल हो उसको इंटू कर दो, तो ये हो गया रिएक्शन मिक्सचर का डेटा। और ये जो वैल्यू लिखी हुई होती है ये आपको मिलेगी कहाँ से? कैलोरीमीटर की हेल्प से। तो ये सब कुछ है कैलोरीमीटर के लिए, और इधर वाला पार्ट है रिएक्शन मिक्सचर के लिए। तो यहाँ रिएक्शन मिक्सचर है नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही नहीं था, कैसे करोगे? C10H8 सॉलिड, ये नेफ्थलीन होता है ना? तो नेफ्थलीन का था यहाँ पर 12.8 ग्राम, तो इसके मोल हो जाएंगे कितने? 12.8 डिवाइड बाय 128, मोल हो जाएंगे 0.1 मोल। तो उसमें चले जाइए आप, तो ये हो गया 0.1 मोल N इंटू डेल्टा यू इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। तो ये 0.1 मोल इंटू डेल्टा यू तुम्हें निकालना है, C की वैल्यू दे रखी होगी 2500 कैलोरी पर केल्विन, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू मिलेगा तुम्हें, यहाँ से ये तो आ जाएगा 5000, ये नीचे जाएगा, ओवरऑल आएगा ये 50,000, तो क्या 50,000 किलो कैलोरी। अब हम इससे डिवाइड कर चुके हैं तो ये वैल्यू क्या बन गई? पर मोल। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया? 50,000 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, बोलो बोलो। फिर इसके बाद में आपसे पूछा गया था डेल्टा एच का वैल्यू। तो किसी भी रिएक्शन में हीट एक्सचेंज हो रहा हो तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, हीट एक्सचेंज भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा एच भी कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा एच और हीट एक्सचेंज इक्वल हो जाते हैं इन केस ऑफ आइसोबारिक, डेल्टा यू और हीट एक्सचेंज इक्वल टू जाते हैं इन केस ऑफ आइसोबारिक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइसोबारिक में डेल्टा यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइसोबारिक में डेल्टा एच कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज हमने थर्मो वन पढ़ते वक्त भी समझाई थी, जो अभी बच्चों के दिमाग में आई थी, कुछ बच्चे जो मॉर्निंग बेच में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू निकाला जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर आ गया तो बस यही खत्म, फिर आगे कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ये इक्वेशन वैलिड कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। तो C10H8 का कंबशन हो रहा है, ये सॉलिड है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा O2 गैस, ये बनेगा 10CO2 प्लस Y/2H2O। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये टेम्परेचर आपको दे रखा होगा उसने 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे हम देख रहे हैं, या वैसे भी हम समझते हैं जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो वाटर होता है वो अल्टीमेटली किसमें चला जाता है? लिक्विड फेज। अगर वो टेम्परेचर यहाँ पर लिख दे कि कैलकुलेशन कीजिए डेल्टा एच की एट 373 केल्विन या 374 केल्विन, तो आपको उसको किसमें लेना है? गैस। वरना ये हमेशा किसमें चलता है? लिक्विड में। अब गैस यहाँ पर आपको इसका मोल निकालना, स्टैच्यूमेट्री निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है? x प्लस y/4। ठीक है, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया? -2। पुट कर दो, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू 50 यूनिट के साथ रखा करो, साथ में पीछे लेके चला करो इसको, किलो कैलोरी में, प्लस सीधा माइनस कर देते हैं 2 इंटू आर का वैल्यू 2 में, ये 300, अब ये कैलोरी में आएगा तो उसको किलो में कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 51.2। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या चलेगा शुरू से? माइनस, क्योंकि हीट जो होता है वो लॉस होती है ना? ये माइनस चलता रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 51.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलो। हो गया नोट?
लिखो आराम से, कुछ नहीं रख दिया। ये नेफ्थलीन है। अब हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ लिया, ओपन कैलोरीमीटर को पढ़ने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक बार कैलकुलेशंस कर ली डेल्टा यू की, उसी की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, हमेशा डेल्टा एच। फिर भी अगर सोचना है क्या होगा ओपन कैलोरीमीटर में, तो ओपन कैलोरीमीटर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा 180 एम, जो कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जो हीट एक्सचेंज हमने सी डेल्टा टी माइनस का सी डेल्टा टी एन डेल्टा यू किया है, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू डेल्टा एच। एन इंटू डेल्टा एच इक्वल टू माइनस का सी डेल्टा, बस। ठीक है ना? तो उसका कोई क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं जाएगा और कभी आएगा भी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, देखो, तो जो इसका नाम है वो इसका मतलब है, एटमाइजेशन का मतलब एटम्स में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जैसे कहीं पर लिखा हुआ है H2 गैस, इसको आप ब्रेक करेंगे क्या मिलेगा, 2H। कहीं पर लिखा हुआ है CH4, इसको आप ब्रेक करेंगे मिलेगा कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, इसको एटम में अगर आप कन्वर्ट करेंगे। कहीं पर लिखा हुआ है CF2 सॉलिड, इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा C गैस प्लस 2 फ्लोरीन। कहीं पर लिखा हुआ है I2 सॉलिड, इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा I2 सॉरी 2I गैस। तो डेफिनेशन क्या बनता है, शुरुआत उसी से होगी, किससे, एक मोल से। एक मोल सब्सटेंस, क्या कंडीशंस हैं उस पर सीधा फोकस करते हैं। पहली चीज, एक मोल होना चाहिए। अब कन्वर्जन, एटमाइजेशन का मतलब एटम्स में कन्वर्ट कर, उसका मतलब यहाँ फॉर्मेशन तो होगा नहीं, होगा क्या, एक तरह से डिसोसिएशन टाइप का हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट ये देखा कि रिएक्टेंट जो भी है आपका, उसका कितना होना चाहिए, एक मोल। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, जो एटम्स हैं, वो किस स्टेट में मिलने चाहिए, गैसियस। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, जो रिएक्टेंट है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो एटम्स में, उसका कोई सा भी स्टेट चलेगा, मतलब जरूरी नहीं है कि वो गैसेस में है। जैसे हमने H2 को देखा, H2 का एक मोल टूट करके क्या मिल गया हमें, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हमने देखा CH4, जब CH4 टूटेगा तो एक मिलेगा कार्बन का एटम और बाकी चार मिलेंगे किसके, हाइड्रोजन के एटम। कंडीशन क्या है, इसका एक मोल होना चाहिए। जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो एटम्स हैं, वो किस स्टेट में मिलने चाहिए, गैसेस में। तो जो एंथैल्पी चेंज होगा इस केस में, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2 गैस।
इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। अब यहाँ पर आप देखो ये किसमें है, सॉलिड स्टेट में, तो इसको मतलब ही नहीं है, इसको सिर्फ मतलब है एक पोल से और मतलब है जो एटम्स बन रहे हैं उसकी स्टेट से। तो ये किसमें है, गैसेस में। और साथ में मतलब है कि ये जो हमारे पास में पूरा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ये टूटना चाहिए। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हो गए कैल्शियम और फ्लोरीन, तो ये उसमें जाके टूट गया। तो इस केस में जो एंथैल्पी रिएक्शन चेंज आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, हो जाएगा डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ CF2 सॉलिड। यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ I2 सॉलिड। तो डेफिनेशन क्या बनता है फिर, तो बनेगा इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। भाई यहाँ पर हमें हीट रिक्वायर्ड ही हो गई। भैया आप किसी को तोड़ रहे हो, या बॉन्ड बन रहे थे ना, CH4 में बॉन्ड बना के बैठा होगा, CH4 चार बॉन्ड बन रहे होंगे मानते हो, तो आप उसको तोड़ करके क्या बना रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स बना रहे हो। तो तोड़ने में आपको एनर्जी तो लगेगी, लगेगी ना। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a substance is dissociated into its constituent gaseous atoms। तो पॉइंट क्या है, 1 mole of a substance बोला गया है, ना कि gaseous। 1 mole of substance किसी भी स्टेट का हो वो 1 mole होना चाहिए। It will be converted into its gaseous constituent atoms। अगर ये चीज हो रही है कहीं पर तो उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बात समझ में आ रही है, बोलो बोलो। तो ये सभी जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे कार्बन सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन गैस। तो ये कुछ लैटिस बना के बैठा रखा होगा, हमने इसको एटम्स में कन्वर्ट कर दिया या हमने इसको सी गैस बना दिया। तो इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, दिस विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ I2 सॉलिड। ये इक्वल टू हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड। बहुत इजी सा है, इसका मेन यूज हमें देखने को मिलेगा बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे आपके सामने दो चीजें आई, कंबशन का और फॉर्मेशन का, उस पर क्वेश्चंस भी आए। अब नेक्स्ट जो थोड़ा बड़ा टर्म या बड़ा एंथैल्पी जिस पे क्वेश्चंस बनेंगे वो होगा बॉन्ड एंथैल्पी। इसके बाद इसका यूज उसके अंदर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास जो लास्ट एंथैल्पी बनेगी वो बनेगी न्यूट्रलाइजेशन। इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और पढ़नी है फिर खत्म। लिखो इसका डेफिनेशन लिखो। when yeah it is the enthalpy change, it is the enthalpy change when it is the enthalpy change when 1 mole of a substance is converted into its constituent gaseous atoms। converted into its constituent gaseous atoms, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो कि डेल्टा H नॉट एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑलवेज, सिंबल में लिखो चाहे लैंग्वेज में लिखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा होगा, वही पॉजिटिव, है ना। इसके बाद में एग्जांपल ले लो, इसको लिख लीजिए। जहां कोई नहीं होता वहां पर 1 होता है, ठीक है ना। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हर एक में, वो केवल डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको ध्यान है तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे।
देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है इसको समझ लो पहले। तो जो इंपॉर्टेंट बातें सीधा उस पर फोकस करते हैं। पहली बात 1 मोल की बात होगी, ठीक है, ये तो हमेशा वैलिड रहता ही है। बॉन्ड एंथैल्पी समझ रहे हो आप, बॉन्ड बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं अब, है कि नहीं, तभी बॉन्ड एंथैल्पी आएगी। क्या बोलते हो? तो ये 1 मोल हमारे पास में क्या होगा, बॉन्ड होगा। अब ये 1 मोल बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहली चीज, तो सबसे पहली बात तो ये कि 1 मोल बॉन्ड which is present between two atoms, which is present between two atoms of a gaseous molecule। तो यहां पर हमें 1 मोल रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि जो रिएक्टेंट है जिसमें मोल प्रेजेंट, बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी कैसा होना चाहिए, गैसेस। यहाँ पर गैसेस रिक्वायरमेंट नहीं थी, सॉलिड भी चलेगा, लिक्विड भी चलेगा, गैस भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर किसमें, बॉन्ड एंथैल्पी में, जो रिएक्टेंट है जिसमें मोल, जिसमें आप तोड़ने वाले हो, वो कैसा होना चाहिए, गैसेस में। और जिसमें तोड़ रहे हो वो एटम्स भी किसमें होने चाहिए, गैसेस में। तो इधर की चीजें सेम है, इसमें उसमें फर्क कितना सा है, बस इसका, ठीक है। तो ये गैसेस में होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। डेफिनेशन क्या बनेगी, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ gaseous molecule into its constituent gaseous atoms, ठीक है। तो इधर देखो एक बार, जैसे कहीं पर आपको दे रखा है एग्जांपल के फॉर्म में H2 गैस, तो क्या बोला गया कि 1 मोल बॉन्ड हम तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ये वाला बॉन्ड, इसको ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये गैस। इस केस में ऐसा करने में हमें जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल रहा होगा, वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजन। ये सिंबल है बॉन्ड एंथैल्पी का, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है, बोल बोलो। तो क्या ध्यान देना है, 1 मोल पे ध्यान देना है। दूसरी बात हमें ध्यान देना है गैसेस रिएक्टेंट पे और गैसेस ही प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल हम लेना चाहें अगर, जैसे हमने बोला O2, तो O2 से हम जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 ऑक्सीजन। अब यहां पर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर ऐसा नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड के लिए अलग सोचेंगे, पाई के लिए अलग सोचेंगे, ऐसा कुछ भी। हमें रिएक्टेंट का कितना मिलना चाहिए, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल है यहां पर, है कि नहीं। तो इसको ब्रेक करने के लिए तभी तो लिखा गया है एवरेज एंथैल्पी रिक्वायर्ड। तो एवरेज का मतलब क्या है, इन दोनों को तोड़ने के लिए, कंबाइन तोड़ने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। उसको ब्रेक करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएंगे, 2 ऑक्सीजन एटम्स। इस केस में जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा ये इक्वल टू जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O जो भी होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच रिएक्शन। और रिएक्शन कौन सी है, ये वाली। तो 1 mole of bond present between two gaseous atoms, या 2 atoms of gaseous molecule which is converted into its gaseous constituent atoms, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप जहां जहां फुलफिल होगी वो आपके आंसर होते जाएंगे। हमने बात करी N2 की, अभी देखते जाओ। अब यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, इसको तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन। तो डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू जाएगा एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, ये, ठीक है। फिर इसी चीज को हम लेके चले गए किसके ऊपर, CH4। अभी लिखना मत, डेफिनेशन लिखाएंगे पहले। अब देखो आप 4th नंबर पे चले गए हम किसके ऊपर, CH4 पे। अब CH4 में तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब CH4 में आप जानते हो क्या होता है, टोटल 4 बॉन्ड होते हैं। CH के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। आपने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ हमें टोटल कितना हीट रिक्वायर्ड है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द bonds present between two atoms of gaseous molecule। Molecule gases है,
एटम जो बनेंगे वो भी गैसेस बनेंगे, किसमें बन जाएंगे, सी गैस में और 4 हाइड्रोजन में। ठीक है, अब इसमें से जब एक बॉन्ड टूटेगा, जैसे सपोज एक बॉन्ड टूट गया, एक सीएच बॉन्ड टूट गया, तो दूसरा किसमें से टूटेगा? देखो, आपने यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ दिया, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो, ये तोड़ दिया, तो क्या बन गया, CH3, और एक बॉन्ड तोड़ने की वजह से ये अलग हो गया, और यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकला होगा, उसको मैंने बोल दिया क्या, X। फिर नेक्स्ट जो टूटेगा, आप किस में से टूटेगा, CH3 गैस में से, जो भी हो, CH3 रेडिकल जैसा भी बन रहा हो, लेकिन टूट तो सकता है। बोलो, अब CH3 में से टूटेगा तो क्या बनेगा, CH2 प्लस हाइड्रोजन, ये यहाँ पर डेल्टा रिएक्शन मैंने क्या बोल दिया, Y। ठीक है ना, आप होमोलिटिक क्लीवेज करा रहे हैं तो दो अलग अलग रेडिकल्स बन रहे हैं सेपरेट। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, यहाँ सिंपल सा इनका बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है और CH2 और H बन गया। फिर नेक्स्ट आपने किया क्या, CH2 में तोड़ने की कोशिश करी, फिर बन गया CH गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ जो डेल्टा रिएक्शन होगा उसको मैंने बोल दिया Z। फिर एक बार फिर से किया आपने CH गैस, तो यहाँ बन गया C गैस प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर डेल्टा रिएक्शन आपने बोल दिया क्या, W। फिर आपने इसका नेट चेंज देखा, तो देखो आप ध्यान से, ये सब कैंसिल होते जाएंगे बीच वाले, क्या बचेगा, CH4 से क्या मिलेगा आपको, C गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर कुछ ना कुछ डेल्टा रिएक्शन मिलेगा आपको। तो मेरा ये सवाल है कि X, Y, Z और W ये सब सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि CH4 अलग था, CH3 अलग है, उसमें अट्रैक्शन अलग है, उसमें अट्रैक्शन अलग है, मानते हो? तो ये सभी वैल्यूज क्या है, सेम नहीं है। हमने क्या बोला, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, लेकिन उसमें एक वर्ड लगा हुआ है क्या, एवरेज। तो अभी हमने जब तोड़ा इसको क्या बोलते हैं, और अब जो हम ये लिखने वाले हैं इसको क्या बोलते हैं, अभी देखते हैं। तो ओवरऑल आपने ये काम किया, इसकी वजह से नेट रिएक्शन में चेंज देखोगे आप, तो क्या हो जाएगा, सबका सम X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। अब आपने टोटल कितने बॉन्ड तोड़े यहाँ पर, 4 बॉन्ड। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, एक तो आपने लिख दिया X प्लस वाई प्लस जेड ऐसे करके, अब इसी बात को अगर ऐसे लिखना चाहें क्या, कि डेल्टा एच रिएक्शन, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स आपने बॉन्ड तोड़े, कौन से बॉन्ड तोड़े आपने, CH बॉन्ड, तो 4 इंटू CH बॉन्ड का या CH बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, होगा यही बात है भाई। 4 बॉन्ड तोड़े आपने, 4 बॉन्ड तोड़े, कौन से बॉन्ड तोड़े, CH बॉन्ड, तो 4 इंटू क्या हो गया, CH बॉन्ड एंथैल्पी। ये समझ में आई बात, कैसे लिखा भाई, 4 बॉन्ड तोड़े ना, तो 4 इंटू CH बॉन्ड एंथैल्पी। हालांकि ये बॉन्ड एंथैल्पी हर एक में अलग अलग आ रही थी, तो ये कौन सी बॉन्ड एंथैल्पी होगी फिर, एवरेज वाली। बात समझ आ रही है आपको? तो इस एवरेज की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, तो CH बॉन्ड एंथैल्पी वो आप देखोगे तो अल्टीमेटली वो आ क्या रहा है, वो आ रहा है X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W डिवाइड बाय 4। यही बात है। तो जब आपको डेटा दे रखा होगा वो ये दे रखा होगा, मीन एवरेज है ना, ऑफ सभी, ये सभी हमने जो काम किया उस रेस्पेक्ट में जितना भी हम एनर्जी लगा उस सब का मीन आपको दे रखा होगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी का जो डेफिनेशन हुआ वो तो क्या हुआ, एवरेज के लिए डिफाइन। फिर जो ये ऊपर हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन। तो कई बार केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो ये दिमाग में डाउट रहता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, रहता है क्या या नहीं रहता हो, पता नहीं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी में फर्क ये होता है कि बॉन्ड एनर्जी एवरेज लेकर के बैठी रहती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंडिविजुअल होती है। हमारी बात, जो आपको वैल्यूज दे रखी होती है हमेशा कौन सी होती है, एवरेज। ठीक है, तो जो यहाँ पर इंडिविजुअल काम हो रहा है, जब एक एक बॉन्ड तोड़ा जा रहा है उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, BDE।
और जो ये लिखा हुआ है सिंबल, या जो एवरेज लिखा हुआ है, ये क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी। समझ आ रही बात? तो अब जब हमने ये लिखा ये, तो इस केस में जो ये एनर्जी है ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? नहीं बोलोगे? ये इक्वल टू हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के, क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड था, वही तोड़ दिया, तो वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वही एवरेज। क्या बोलते हो? ऐसे यहां पर जाओगे तो आपने दो बॉन्ड तोड़े, तो उस केस में अब दोनों बॉन्ड एक जैसे थे नहीं, अलग अलग थे, तो ये भी एक एवरेज लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप इक्वल कर सकते हैं। वहां पर आप देखोगे तो हर एक केस में ये भी क्या होगा? एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है? अब आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। कहीं पर कोई पूछ ले कि क्या ये दोनों सेम होते हैं या कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए हमने इस बात के बारे में आपकी चर्चा करी। क्वेश्चंस में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? बॉन्ड एंथैल्पी। कैसे लिखा हुआ? एस। कैसे? एस। समझ में आई बात? तो लिखते हैं डेफिनेशन, फिर नोट करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट हो तो बोलो। पहले ये बॉन्ड टूटा होगा, फिर ये टूटा होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा। अल्टीमेटली जो लिखा हुआ मिलेगा वो क्या होगा? एवरेज। तो आपको इसमें तो सिर्फ ये समझना है कि एक मोल रिएक्टेंट होना चाहिए, और साथ में जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो गैसेस में होना चाहिए, रिएक्टेंट जो है वो गैस में होना चाहिए, बस। जैसे CH4 में उसका एक मोल है, बॉन्ड भली से वहां पर चार चार टूट रहे हैं, है ना, उसका एक मोल है, और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? हमारे रेस्पेक्ट में गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। तो लिखो, नहीं डबल बॉन्ड के नहीं, हमने यहाँ पर डिफाइन ही किसको कर रखा है? डबल बॉन्ड का एंथैल्पी। वहां पर फर्क इसलिए क्योंकि वो CH का बॉन्ड है, इसलिए 4 टाइम्स करके फिर डिवाइड किया। यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? डबल बॉन्ड का एंथैल्पी, मतलब दोनों बॉन्ड को लेकर के बता रखा है। तो उसको आप दिमाग में एक वैसे समझ के चलो जैसे कि हाइड्रोजन हो रहा था। जैसे हाइड्रोजन था ना, बिल्कुल वैसा ही केस है। N2 का भी बिल्कुल ऐसा ही केस है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या ले रखा है इसने? N ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है? लेकिन वहां एवरेज क्यों करना पड़ गया? क्योंकि वहां पर टोटल 4 बॉन्ड थे। तो जो टोटल एंथैल्पी चेंज यहाँ पर आएगा वो हमेशा क्या होगा? 4। कहाँ गया? 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तब हमें आंसर। ठीक है? अब इस पे और क्वेश्चन करते हैं। लिखो, बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन लिखो। इट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज हीट रिक्वायर्ड। It is the amount of average heat required to break to break one mole to break 1 mole of bond present between 1 mole of bond present between two atoms of gaseous molecule into its constituent gaseous atoms. Into its constituent gaseous atoms. देख लिया? फिर नेक्स्ट लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसी में ही, कोई अलग से हेडिंग नहीं डालनी, मतलब नंबर नहीं डालना, 4 नंबर ही चल रहा है, उसी में आपको लिख लेना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और उसका डेफिनेशन लिखो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड it is the amount of heat required to break 1 mole of bond
present between two atoms of gaseous molecule into its gaseous constituent gaseous atoms. Repeat कर लो ऊपर की लाइन. ऊपर वाली लाइन रिपीट कर लो ना. ऊपर वाली ये नहीं, इसमें लिख दो. फिर आप नोट करें एग्जाम्पल इधर से. पहले इसको करें, सबसे पहले इसको करें, इसके बाद इसको करें. गड़बड़ मत कर देना. लिख दूं मैं? सबसे पहले इसे करें, क्या करें, नोट करें. 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर यहां जाएं 3 नंबर. ठीक है भाई, नंबर नहीं लिखने. और विदाउट 3 तक इसे नोट करें, इसके बाद 4 नंबर, फिर यहाँ खत्म करें. जब हो जाए, जब बताएं, तो कुछ आगे चलते हैं. क्या इसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते हैं, है ना? तो यही जो पूरा टर्म है, ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच एटमाइजेशन
ऑफ H2 गैस। क्या इसको हम बोल सकते हैं? एक दो में लिख लो, बाकी सब सेम है। अब इसी को हम अगर आगे समझे, हमने किया CH4 गैस, इट गिव्स C गैस प्लस 4H गैस। ठीक है, तो यहां जो डेल्टा H रिएक्शन होगा इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H एटमाइजेशन बोला जा सकता है, डेल्टा एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। बोलो बोलो, तो डेल्टा एटमाइजेशन इसको बोल सकते हैं। तो ओवरऑल उधर आगे जगह नहीं है, तो हम देखें डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस वो किसके इक्वल हो गया बताओ? 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH1 हुआ। तो इसका जो डेल्टा H रिएक्शन था डेल्टा H एटमाइजेशन के भी इक्वल है, और वो इक्वल टू किसके? 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। अब आपको क्या दे रखा होगा? ये दे रखा होगा, डेल्टा H रिएक्शन दे रखा होगा, या और टफ करेगा अगर तो आपको ये भी कैलकुलेट करवा लेगा। कैसे करवाएगा? डेल्टा H रिएक्शन के लिए आपने अभी तक दो चीजें पढ़ी, एक तो कंबशन और एक पढ़ा है क्या? फॉर्मेशन। आपको सपोज इन सब के कंबशन के डेटा दे दिए, या आपको सपोज इन सब के फॉर्मेशन के डेटा दे दिए, इन तीनों के फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ CH4। आपने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिखने के बाद में जो आस्किंग वैल्यू थी उसके लिए रिएक्शन लिखी आपने, ये पूछा था, ये सपोज ये पूछा था आपसे, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये एंथैल्पी जो आपने पढ़ा है, जब भी आपको जो वैल्यू पूछी जाए ना तो सीधा उसके डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन पे जाने के बाद आपको पाथ मिलेगा कि आपको लिखना क्या है ना। वरना कई बार ये डाउट आएगा कि इसमें इसको हम आगे चलाएं कैसे, क्वेश्चन को आगे से शुरुआत कैसे करें। तो आपको सपोज दे रखा था क्वेश्चन में डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C गैस, है ना, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H गैस, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस, ये आपको दिए हुए, और आपसे पूछा गया था क्या? बॉन्ड एंथैल्पी बताइए CH की। ऐसे तो आपको ये पूछा गया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसके डेफिनेशन पे जाएंगे, और जब ये लिखा हुआ है आपको तो इससे हेल्प से आपको पता लगेगा कि ये आपको CH बॉन्ड मिलेगा कहां पर? CH4। अकेले कार्बन में तो मिलेगा नहीं। तो अब हम रिएक्शन किसके लिए लिखेंगे फिर? CH4 के बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। तो बॉन्ड एंथैल्पी हमें क्या बताती है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस एटम्स में तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो किसको तोड़ना है भाई? एक मोल को तोड़ना है, ये एक मोल हो गया। CH4 ये भी गैस में होना चाहिए, ऐसा बोलती है बॉन्ड एंथैल्पी। आपने तोड़ दिया किस में? C गैस में प्लस 4H गैस में। अब ये दिखते से आपको पता लग गया कि अरे इसका रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैस प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसको माइनस कर देंगे हम डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस। समझ आ रही बात? यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी इसको आप इक्वेट करेंगे किसके? 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH के, तब आपको बॉन्ड एंथैल्पी CH की मिलेगी। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं है? तो इस तरह से आपको मतलब चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी, है ना, मैनिपुलेट करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैं समझा रहा था कि यही यही रिएक्शन जो होगी वो क्या बताएगी हमें? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। अब आपको ये दे रखा है या ये दे रखा है, तो आप बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा डिवाइड बाय 4 करके निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही आपको हम एक एग्जांपल और दें, जैसे कि कहीं पर बन रहा है SF6, तो इससे हम अगर बनाए तो ये बनेगा S गैस प्लस फ्लोरीन गैस। कितने मिलेंगे हमें? 6। इसके लिए अगर हम इसी चीज को लिखें तो डेल्टा H रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ SF6। अब गैस में तो चलने दो, इक्वल टू, बोलो कितने बॉन्ड है यहाँ पर SF के बीच में? 6 है ना। क्या हो जाएगा? 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सल्फर फ्लोरीन।
तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सल्फर फ्लोराइड। समझ आ रही बात? अब ऐसे ही चलते चले गए हम, और हमारे पास एक क्वेश्चन निकल करके आया I2 सॉलिड का, और I2 सॉलिड से आपको क्या बना रहे हैं हम, 2I गैस बना रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखो इक्वेशन क्या बनाते हो, मतलब ऐसा मेरे को कुछ चाहिए, ये रिलेशन क्या ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट, या कुछ और साथ में आए। मैं बताऊं, डेल्टा एच रिएक्शन किसके इक्वल है, एटमाइजेशन। तो डेल्टा एच एटमाइजेशन तो आपने बता दिया, किसका, I2 सॉलिड का। अब बॉन्ड एंथैल्पी को हमें और बुलाना है। बॉन्ड एंथैल्पी के लिए क्या चाहिए हमारे पास, रिएक्टेंट जो हो, प्रोडक्ट जो है वो किस में चाहिए, गैसेस में है, एटम्स में भी टूट रहा है, रिएक्टेंट किस में चाहिए, गैस में, वो नहीं है, उसको बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाओगे, लगाओ आवाज, किसको बुलाओगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन। क्या करवाएं इसको, सब्लिमेट करा दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 गैस में। अब यहां से यहां तक का जो पाथ है, यहां से यहां तक का, ये हमें कौन बताता है, ये बताता है, आप देख रहे हो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो भी गैस में आ गया, जो एटम्स बन रहे हैं वो भी गैस में है, और ये मोल भी कितना है, एक मोल। यहाँ जो कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ क्या जाएगा, ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ आयोडीन। समझाई बात, क्लियर है ना। और जो ऊपर जा रहा था ये क्या है, एटमाइजेशन, जो लिखा हुआ है ये। तो ओवरऑल आप हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा कि डेल्टा एच एटमाइजेशन of I2 solid, it will be equal to delta H sublimation of I2 solid plus bond enthalpy of iodine। ठीक है, देख लो आराम से उसको। केवल एक बात पे ध्यान देना है हमें, डेफिनेशन, डेफिनेशन याद रखोगे तो आप आसानी से रिएक्शंस को कन्वर्ट कर पाओ। फिर इसके आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर। ठीक है, कर सकते हैं ना। वैसे I2 होता है सप्लीमेंट, हर किसी को नहीं पता। अब देखो, देखें, लिखो आराम से लिखो, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसकी टेंशन तुम्हें थोड़ा, ऐसी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यही चीज आपको इस रिएक्शन के लिए करके देनी है।
N2 गैस प्लस, मुझे रिएक्शन लिखनी है किसके हिसाब से, अमोनिया की रिएक्शन लिखनी है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है N2 गैस प्लस 3/2 H2, ये बना रहा है अमोनिया 1 मोल, ठीक है। अब आपको इसमें जो भी हो रहा है काम, डेल्टा एच रिएक्शन आपको पता है ये इक्वल टू किसके, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन का एंथैल्पी के इक्वल होगा। फॉर्मेशन का एंथैल्पी क्या था, एक फॉर्मेशन का एंथैल्पी क्या था कि 1 मोल हमारे पास में क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए, और वो जिससे भी बन रहा है वो किसमें होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, तो है, मानते हो। तो अब ये जो डेल्टा एच रिएक्शन है क्या है, किसके इक्वल है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब आपको ये डेल्टा एच रिएक्शन, आपको डेटा जो दे रखे हैं ना यहाँ पर, वो दे रखे हैं एंथैल्पीज के, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। तो आपको उन सब की हेल्प से डेल्टा एच रिएक्शन कैलकुलेट करना है। करें, हाँ आप क्या बोल रहे थे पहले बता दो। हाँ, जैसे यहाँ पर टोटल ये रहा SF6, यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन डिफाइन नहीं होती क्योंकि सभी बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के। एक्सियल इक्वेटोरियल किसमें आती है, sp3d में और sp3d3 में, वो भी आती है तो भी हमें क्या लेना चलना है, एवरेज, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी है ही क्या, एवरेज, ठीक है। अब इधर देखो, ये वाला रिएक्शन लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया है कि बॉन्ड एंथैल्पी की डेटा की हेल्प से आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच रिएक्शन। ऐसा काम आपने पहले भी किया, कब, जब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना होता था और डेटा किसका दे रखा था, फॉर्मेशन का या कंबशन का, याद है। तो जैसे कंबशन के डेटा की हेल्प से हमने डेल्टा एच रिएक्शन निकाला था, उसके लिए फॉर्मूला भी डिराइव किया था, वैसा ही कुछ फॉर्मूला यहाँ भी बनाने वाले हैं। फॉर्मूला बनाने से पहले पहले हम उसको समझना चाह रहे हैं कि होता कैसे, है ना, क्योंकि काम यही आता है, कहीं अगर क्वेश्चन फंस जाएगा। तो देखिएगा आप, आपको डेटा दे रखे हैं बॉन्ड एंथैल्पीज के, आपको दे रखा है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आपको दे रखा है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। तो पहले तो हमें ये दिख ही नहीं रहे यहाँ से, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करें, इसका बाय द डेफिनेशन जो भी होता है वो लिख देते हैं। तो बाय द डेफिनेशन की हेल्प लें, अगर हम जो भी करें तो यहाँ हम इसको क्या करें, कन्वर्ट करवा देते हैं किसमें, अगर इसको हम आगे कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, N गैस। अगर हम इसको कुछ ना कुछ बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दे दें, कितना दें बताओ, ये तो 1 मोल के डिफाइंड थी, या कितना काम में आ रहा है, आधा मोल। क्या मैं इसको आधा बॉन्ड एंथैल्पी अगर मैं इसको दे देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N गैस में, मानते हो, नहीं मानते, मानते हो क्या। और यहां पर हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 2 हाइड्रोजन, हमें कितने चाहिए, 3। तो हम क्या करें, 3/2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन लगा दे। ऐसा काम हमने बॉन्ड एबोर्ट साइकिल में भी किया था, पीरियड टेबल में, याद है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 3H गैस, बोल बोलो, मिल जाएंगे। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या बना दें, अमोनिया। तो इन दोनों की हेल्प से जब आप अमोनिया बनाने जाएंगे, तो अब इसको उसको देखो बाय द डेफिनेशन, ये किस चीज को बता रहा है, ध्यान दो। कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स हैं, इधर क्या है, अमोनिया, है कि नहीं। तो अमोनिया को इसका उल्टा देखो, तो हम अमोनिया को तोड़ रहे हैं किसमें, उसके रिस्पेक्टिव गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। तो यहां से आप उल्टा जा रहे हो, तो अगर उल्टा जाओगे, अब आप इधर आते तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी, या बॉन्ड बन रहा होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। तो एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पर रिलीज हो गई। तो रिलीज होगी तो उसको हम आगे क्या लगा सकते हैं, माइनस। यहाँ पर क्या लिखाई में आ सकता है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये ओवरऑल कितना एंथैल्पी चेंज दे देगा, माइनस का 3 टाइम्स इनटू, कितने बॉन्ड है NH के, 3 है, तो एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH, यही बस है। आ गई, बोलो बोलो। तो हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग आप जो डेल्टा एच रिएक्शन लिखोगे, तो अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ डेल्टा एच रिएक्शन जो ऊपर दे रखा था, जो कि डेल्टा एच फॉर्मेशन के इक्वल है, तो हम समझें इसको अगर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो आप जो जो है वो लिखते जाओ। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो आपको लग रहा है वही बोलो, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी,
क्या ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी? क्या ये वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी? क्या ले चुके हो नेगेटिव? समझ रहे हो बात को? ये छुपा लिया मैंने। अब ये जो बॉन्ड एंथैल्पी NH था, ये वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, मानते हो ना? बोल बोलो। अब ये माइनस लगाने से क्या हो गया? ये नेगेटिव। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। क्योंकि डिफाइंड किसके लिए? ये बॉन्ड ब्रेक करने के। हम बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए वही डेटा हमारे लिए क्या हो गया? नेगेटिव साइन के साथ काम में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ अलग से फिर से माइनस लगाऊंगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। अब सिंपल जो एनर्जी हो रही चेंजेस, उन सबको ऐड कर दो और कुछ नहीं करना। यहाँ पर हो रहा है 1/2 ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर हो रहा है 3/2 ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ हो रहा है -3 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। देख लो ध्यान से, हो रहा है? हो रहा है क्या? अब ये बॉन्ड कहां पर थे प्रेजेंट? देखो ऊपर N2 में, उसका कितना मोल आ रहा है? 1/2। इधर कितने थे हाइड्रोजन में? 1 मोल। और इसका मोल कितना काम में आ रहा है? 3/2। इधर कितने बॉन्ड थे टोटल? 3 बॉन्ड। इसका मोल कितना था? 1 मोल। लेकिन बॉन्ड के मोल कितने आ रहे थे? 3। तो क्या हो गया? 3 इंटू 1 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। ओवरऑल ये हुआ क्या? ओवरऑल डेल्टा H रिएक्शन हमने यहाँ कैलकुलेट किया, तो आ गया क्या? बॉन्ड एंथैल्पी इज डेटा ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी डेटा ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने यहाँ कोई स्टोइचियोमेट्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्टोइचियोमेट्री का यहाँ इतना रोल नहीं है, आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर उसका 1 मोल स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग है, लेकिन बॉन्ड तो ज्यादा हो सकते हैं, जैसे वहां है देखो। यहाँ हम अगर साथ में पहले क्या लगाते थे? स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, याद है? यहाँ मैं नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट तो यहाँ 1 था, फिर भी यहाँ क्या आ रहा है? 3। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आपको समझना पड़ेगा कि आपको यहाँ क्या लेना है। वो दिख जाएगा आपको स्ट्रक्चर, आप सबके जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। तो अमोनिया में 3 बॉन्ड थे, इसलिए क्या लेना है आपको? 3 इंटू 1 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। समझ आ रही बात? ओवरऑल चाहो तो आप ऐसे करें, चाहे सीधा इसका यूज करें। ठीक है? तो आप ऐसा करें, इस एग्जाम्पल को लिखें, उसके बाद फिर इसको हम लिखते हैं। ये तो हो गया ना ये। हो गया? बड़े शांत हो गए तो। पहले तो उछल कूद करते रहते थे। हैं? उछल कूद से मतलब पहले तो थोड़े एक्टिव ज्यादा थे। अब
अब ऐसा तो नहीं हो, मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब होमवर्क हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, मन उठ गया, क्लास ले लेते हैं बस बहुत है, ऐसा तो नहीं है, है ना? ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, है कि नहीं? मस्ती से पढ़ते रहें और चीजें अब तो और इजी है ना? बैकलॉग की चिंता ना करें, बैकलॉग की चिंता तो चिंता ही रहती है, तो क्या कर सकते हैं। और बैकलॉग को समेटने के चक्कर में नया बैकलॉग नहीं बनाए, ये अलग ट्रेंड है एक, पुराना बैकलॉग कवर कर रहे हैं, तो नया बैकलॉग, नया करंट वाला बैकलॉग चल रहा है। करंट पे फोकस करो। ये जरूर है कि हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एंथैल्पी एंथैल्पी किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसको समझ में नहीं आएगा, थर्मो वन का नहीं पढ़ा होगा, बाकी तो आ जाएगा, है ना? तो लिखो आप। चलो पहले एक एक और चीज कर लेते हैं, फिर उस पूरी बात को समराइज करेंगे। किसको? फॉर्मूले को। ये एक्टिव हो गया है। इसके लिए आप इसी बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा रखा है, डेल्टा एच रिएक्शन निकालें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इधर हुआ है। ये आपको ही तो करना है। हाँ, जो जो रिक्वायरमेंट है सब लगा दो। आपको डेटा दे रखा है यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पीज का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और एक दे रखा है डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये डेटा आपको दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आपको नेट चेंज लिखना है हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग। लिक्विड, जैसे एल बना हुआ है यहाँ पर, बना दिया हो तो बताओ। हो गया होगा अब तो यार, पप्पू। जैसे ऊपर कह रहा था ना, वैसे काम करो उधर भी, एज इट इज अमोनिया की तरह। देखो सबसे पहले क्या करें, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो क्या लगेगा, बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा रिक्वायरमेंट होगा, तो क्या बनेगा, 2H गैस बनेगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट इस तरफ आए, तो इसका हाफ मोल है तो हाफ इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा आपको, एक ऑक्सीजन का गैसियस एटम मिलेगा। मानते हो? अब इन दोनों की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, H2O। बताओ लिक्विड मिलेगा कि गैस मिलेगा? गैस मिलेगा, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहां पर अब एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब हो जाएगी? रिलीज होगी। तो यहां पर जो ओवरऑल चेंज होगा वो क्या होगा, माइनस का 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, क्योंकि दो बॉन्ड बन रहे हैं किसके, OH के। फिर यहां से यहां जाएंगे, तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन। अरे सर ये तो कंडेंसेशन है, लेकिन दे क्या रखा है, वेपराइजेशन, तो वो वैल्यू वेपराइजेशन की कैसे रखी होगी, पॉजिटिव। तुम क्या कर रहे हो, कंडेंसेशन, तो वही वैल्यू कैसे कर दो, माइनस, तो हो गया माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। समझ रही बात? तो नेट चेंज क्या हो गया, नेट चेंज डेल्टा एच रिएक्शन, इन सबको ऐड कर दो और ऊपर डेल्टा एच रिएक्शन के इक्वल कर दो, तो डेल्टा एच रिएक्शन
अच्छा, ये सभी डेल्टा एच रिएक्शन डेल्टा एच फॉर्मेशन के इक्वल है ना, तो डेल्टा एच रिएक्शन हो जाएगा क्या, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर साथ में माइनस 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, फिर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, इन दोनों को एक साथ ले लें, क्या लिख दें इसको, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या इन दोनों को एक साथ ले लें, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, बोलो बोलो, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, ये डेल्टा वेपराइजेशन तो आई नहीं यहाँ पर, अरे ये तो सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी लिखा है ना आपने, तो बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा में डेल्टा वेपराइजेशन क्या करने आएगा, नहीं आ सकता ना, बोलो बोलो, तो कुछ ना कुछ कमी है यहाँ पर, जो आपने बोला था सर यहाँ पर क्या, कि डेल्टा एच क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, रिएक्टेंट माइनस का प्रोडक्ट, जैसे पहले किया था फॉर्मेशन में, क्या किया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया था ना, क्यों किया था, क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे थे, कंबशन में क्या हुआ था, जला रहे थे, तो क्या किया था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम, तोड़ रहे हैं, तो चीजें किसके लिए डिफाइंड है, बॉन्ड एंथैल्पीज की, रिएक्टेंट के लिए, इसलिए यहाँ भी क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रहा, वाह, बिल्कुल सही बात बोली, सही पकड़े, अरे सही बात है, क्या हो गया था? इसने ये बोला कि सभी गैसेस में कर दो आप, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, तो आप आसानी से लगा दो सर क्या, बॉन्ड एंथैल्पीज का डेटा, और अगर बताइए, सुनिए भाई, सभी अगर रिएक्टेंट, जैसे बच्चे ने बताया प्रिंस ने, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में, गैसेस में, तो ऐसे कर देंगे, कैसे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और सभी अगर नहीं होंगे तो क्या करेंगे बताओ, उसका सॉल्यूशन बताओ, हमें रास्ता दिखाओ, है नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, पता, किसी को पता है, बड़े प्यार से बोला, नहीं पता, ध्यान दो इधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, मतलब आंसर नहीं बताने के लिए गूंगे क्यों हो रहे हो, ये बोलने वाला गूंगा है, मतलब ऐसा इन्होंने बोला है, हमने नहीं बोला कुछ भी, चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है कई बार, मन में आया होगा तो बोल दिया उन्होंने, इधर ध्यान दो मुर्गो, इसमें से माइनस कॉमन लो, इधर ध्यान दो, ये जो H2 का हमने यहाँ पर जो भी काम करवाया, क्या बनाया, 2H गैस, क्या हम इसको डेल्टा एटमाइजेशन बोल सकते हैं इसको, बोला तो करो, डेल्टा एटमाइजेशन ऑफ H2, ये वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ O2, नहीं बोल सकते क्या, और साथ में इधर की तरफ माइनस कॉमन लो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH प्लस डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, ये जो वैल्यू है ये पूरी, ये क्या है, नहीं दिख रहा, अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो, कोई तो बोलो, डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, डाउट है तो इधर देखो, ये रहा H2O लिक्विड, इसको कन्वर्ट करो बाय द डेफिनेशन ऑफ एटमाइजेशन, क्या बनेगा, 2H गैस प्लस O गैस, बनेगा, बनेगा ना, तो अब ये जो लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन से हम जानते हैं, एक मोल हमारे पास रिएक्टेंट होगा, वो कन्वर्ट होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस के टर्म्स में, हो गया, इस केस में जो डेल्टा H रिएक्शन है, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H एटमाइजेशन
ऑफ H2O लिक्विड, तो ये काम डायरेक्ट तो हुआ नहीं होगा, हम इसको एंथैल्पी के डेटा के हेल्प से लिखेंगे, तो पहले इसको क्या बनाएंगे, गैस, फिर इसको तोड़ेंगे यहाँ से यहाँ, तो यहाँ क्या पर क्या रिक्वायरमेंट हुई, डेल्टा एच वेपराइजेशन की, यहाँ से यहाँ गए तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ी बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा की, ये रही, तो ये दोनों तो लिखा हुआ है मैंने, देखो ध्यान से, ये रहा। इसमें आप नेट चेंज लगाओगे, जैसे आपने I2 सॉलिड में लगाया था, तो वो क्या हो गया, डेल्टा एच वेपराइजेशन प्लस 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, तो इस चीज को आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। समझ में आ रही है बात? तो आप जो हम बोल रहे हैं क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वो एज इट इज किस में अप्लाई कर सकते हो, एटमाइजेशन में, है ना। और अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस में है, तो सीधा आप किसको अप्लाई कर सकते हो, बॉन्ड एंथैल्पी की डेटा। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन में बड़ी परेशान करेगी आप। ठीक है, अब ये सब नोट हो गया हो तो नोट लिखो, फिर हो गया नोट, ये नोट नहीं किया गया आपने भी, अच्छा तो करो फिर करो। अरे तुम्हें सुन में तो आ रहा है ना, तुम्हारे फेस देख के पता नहीं क्यों हो रहा है, ये सुन नहीं आ रहा। अभी तो आया 2 बजे, भूख लग रही है। थोड़ा ध्यान से लिखें, समझते हुए लिखें, कोई अगर पढ़ने की सोचेगा घर पे जाके तो उसको चक्कर भी आ सकते हैं। ये हो क्या रहा है, राजपाल यादव बन सकते हो तुम, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो एटमाइजेशन ले रहे हैं, कभी बॉन्ड एंथैल्पी ले रहे हैं, चाहते क्या है। कहाँ से आए, खाने में कुछ और तो नहीं खाया था? बी सिंसियर, नोट हो गया है, जोर से बोलो। अरे यार पागल हो गया है। ये हालत हो जाती है जब आदमी जेई की तैयारी करता है। तुम क्यों हंस रहे हो, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, ये हालत हो जाती है, आदमी जेई की तैयारी करता है, प्रेशर बहुत हो जाता है। तो अभी जिसकी हालत हुई उससे पूछो प्रेशर किस चीज। हो गया अब तो अब लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, वो नोट में तो लिखा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, पहला टू प्रेडिक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन,
to predict enthalpy of reaction. इसमें लिखना आप if all reactants and products are in gaseous state, if all reactants and product are in gaseous state, तो आप इसको लिख लें डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू समेशन डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, और रेफरेंस लें इस एग्जांपल का जो आपने 7 नंबर पे लिखा है ना. 7 नंबर हमने यही डिराइव किया है, ध्यान रखें. ठीक है, और 8 नंबर में हमने क्या डिराइव किया है जो अपने नेक्स्ट नोट लिखने वाले हैं. तो ये तो कब वैलिड है, जब सभी किस में हो, गैसेस में. और इसके बाद नेक्स्ट लिख लेना सेकंड नंबर बना के, या जैसे भी ये इसमें डेल्टा एच रिएक्शन डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ इसमें आप चाहो तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को लिख सकते हो, है ना. समेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. इन दोनों को ध्यान रखें. और ये चीज हमने कहां प्रूव करी है, इस जगह पे. आपके कहीं यहाँ जगह हो तो आप लिख सकते हो, या रहने तो मत लिखो, बहुत है. ठीक है, बट आप मेन फोकस इसमें इस फॉर्मूले की जगह इस पे थोड़ा ज्यादा करना, है ना. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बॉन्ड हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कितने बॉन्ड प्रेजेंट है कितने हैं. और जो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो रहे हैं उसको डायरेक्ट कर देना. ठीक है, दोनों बातों को ध्यान रखना है, दोनों एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है. अब एक क्वेश्चन लिखते हैं. देखो, कैलकुलेट लिख लो आराम से. बताइए.
इतनी मेहनत करने का नतीजा अब निकलेगा कि इसका आंसर तुरंत आ जाए। जो मेहनत आप पहले कर चुके हैं ना डिराइव करने में, अब आप आसानी से कर सकते हैं। ये है ना सवाल। ये बात है। अबे आंसर कितना आया? आंसर तो पूछ रहा हूँ, ये तो ना पूछ रहा हूँ उसने क्या बोला। किसी का नहीं हुआ? उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ ये हो सकता है, स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तुम्हें, हाँ फिर जरूर दिक्कत है। वो कौन है? हाइड्रोजन, है ना? स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे। नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड बनता है? तीन। तीन बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो, जो N2H4 बना हुआ है कैसा दिखता है? ये ऐसे दिखता है। ठीक है। साथ में कौन है? N2H2। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, तीन बॉन्ड बनाने थे, ये बना दिए। प्लस हाइड्रोजन, सभी गैस में है। क्या करेंगे? डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कितने हैं बॉन्ड यहाँ पर रिएक्टेंट में? चेक करो। तो चार तो NH बॉन्ड है, एक कितना बॉन्ड है? NN का। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH प्लस एक बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NN। ये खत्म, रिएक्टेंट खत्म, माइनस। अब क्या आएंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या क्या है यहाँ पर? दो तो NH बॉन्ड है, 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH प्लस एक बॉन्ड है यहाँ पर N डबल बॉन्ड N का, प्लस हाइड्रोजन का बॉन्ड भी है जो अलग है ऐसे। तो सभी गैसेस में है, इसलिए हमने सीधे क्या लगा दिया? रिएक्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी का माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड। अब चाहो तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। कई बार ऐसे भी होगा कि इधर जो बॉन्ड बन रहे हैं उधर से कैंसिल हो जाएंगे, उसका डेटा नहीं दे रखा हो, तुम्हें लगेगा कि ये डेटा दे ही नहीं रखा, लेकिन कई बार वो कैंसिल आउट हो जाए। तो आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आपके सामने हो जाएगा। ये हो जाएगा 109 इक्वल टू 4 इंटू, अब ये वैल्यू देखो आप कितनी दे रखी है हमें? 391 प्लस NN की बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है? 163 माइनस 2 इंटू 391 प्लस N डबल बॉन्ड लेंथ तो पूछा गया है, प्लस HH का कितना है? 436। बस इसको सोल्व करना है। ठीक है, कितना आया? 3400 आना चाहिए। नहीं आ रहा? डेटा तो सही दिया है ना?
सही दिया होगा, आ रहा होगा 400 यार, आ रहा है। चलो चेक करना, छोड़ो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, फॉस्फोरस P4, इसको भी करके लाना। P4 का स्ट्रक्चर, कितने बॉन्ड है P4 में? क्या दिमाग में आ रहा है? 4 बॉन्ड। अब 4 नहीं होते उसमें, 6 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कैसे पता लगा मेरे को? क्योंकि मैंने 11th की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है, लेकिन तुम तो भूल गए। ये देखो, ये रहा, ये होता है P4, ठीक है। तो टोटल 6 बॉन्ड बना के बैठा रहता है ये। 4 इसका मतलब हमेशा ये नहीं 4 बॉन्ड, यही इसका कैच था, फिर तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दोनों ट्राई करना, और इस लेक्चर को ढंग से घर पे जाके रिपीट करना, समझना चीजों को, खुद से लिखना, जो कन्वर्जन हमने लिखवाए हीट के वो सारे, जो 1-2 एग्जाम्पल कराए गए वो, और फिर जो भी डाउट है इनको नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना।